यूरोप में राष्ट्रीयता का की शुरुआत। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century यूरोप यू विल फाइंड आउट दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो दैम टुडे। यानी कि जब आप 18th सेंचुरी का यूरोप का नक्शा देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी ऐसे राष्ट्र नहीं थे जो हम आज देखते हैं। व्हाट वी नो टुडे जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड cantons whose rulers had their autonomous territories। तो जर्मनी जैसे इटली है, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड जो अभी देश हैं वो छोटे छोटे ऐसे राज्यों में बंटे हुए थे जहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे जिनकी अपनी टेरिटरीज थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। जो केंद्रीय और पूर्वी यूरोप था वहाँ पर निरंकुश शासक थे। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, जिनके क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं के अलग अलग नस्लों के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। वो नहीं चाहते थे कि उनका पहचान उनकी एक समान हो और एक कॉमन कल्चर जहाँ उनका साहित्य एक जैसा हो। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। प्राय वो उनकी अलग अलग भाषाएं वो बोलते थे। एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। वो अलग अलग उनके एथनिक ग्रुप्स थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वाज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। जो हैम्बर्ग एम्पायर थी जहाँ पर ऑस्ट्रिया और हंगरी पर राज करती थी, वहाँ पर अलग अलग भाषाओं के अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते थे। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेन्टेलैंड्स एज वेल एज बोहेमिया where the aristocracy was predominantly German speaking. It also included Italian speaking provinces of Lombardy and वेनेशिया। तो अलग अलग देश थे, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोलने वाले एरिस्टोक्रेट थे, यानी कि निरंकुश शासक थे। वो आपस में उनका कोई इतना ज़्यादा लिंक नहीं था। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियार। जो हंगरी में आधे लोग तो मैगियार भाषा बोलते थे। वाइल द अदर हाफ स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलैक्ट्स। वो छोटी छोटी अलग अलग भाषाएं आधे में बोलते थे। इन गैलेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। तो गलेशिया में जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी कि खुद का स्वयं निरंकुश शासक थे, वो पोलैंड की भाषा बोलते थे। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर आल्सो लिव्ड within the boundaries of empire a mass of subject peasant people, Bohemians and Slovaks into the north, Slovenes in Coriola, Croats on the south and Romans in the east in Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity। तो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग देश के लोग वहाँ रहते थे। स्लोवाक्स भी रहते थे, स्लोवियंस भी रहते थे, बोहेमियंस रहते थे। अलग अलग बाउंड्री में अलग अलग तरह के लोग थे जो आपस में उनका एकता होना बहुत असंभव सा दिखता था। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज ए कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर। जो बादशाह के प्रति सभी जवाबदेह थे, वही इनका एकमात्र सूत्र था जिससे उनमें एकता का दिखावा होता था। हाउ डेड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज। तो इससे कौन से ऐसे तरीके हुए जिससे वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना लोगों में आ गई। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो वहाँ पर मध्य वर्ग पैदा हो गया एरिस्टोक्रेसी की वजह से। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो इस यूरोप के महाद्वीप में जो एरिस्टोक्रेसी थी वही उसका ही प्रभुत्व ज़्यादा था। द मेंबर्स ऑफ देयर क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। तो उनके जो मेंबर थे
आपस में एक जैसे रहते थे, चाहे उनका कहीं से भी आते हों, रीजन उनका कोई सा भी हो। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री यार्ड, गाँव के में उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं। एंड आल्सो टाउन हाउसेज, और शहरों में उनके बड़े बड़े घर थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, उच्च वर्ग में वो लोग अपने ख़ास मकसद के लिए कूटनीति के लिए, डिप्लोमेसी कूटनीति के लिए वो फ्रांसीसी भाषा बोलते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड टू बाई टाइज ऑफ मैरिज, तो आपस में उनके शादी के संबंध होते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप, नंबर के हिसाब से जो एरिस्टोक्रेसी के बंदे ग्रुप में बहुत कम गिनती में थे। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पेजेंट्री, तो ज़्यादा जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो किसान थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाई टेनेंट्स, जो वेस्ट में ज़्यादा लोग जो थे वो मामले मतलब बेजमीने लोग जो किराए पर ज़मीन लेके चलाते थे। एंड स्मॉल ओनर्स, और छोटे मालिक थे। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज characterized by the vast estates which were cultivated by serfs, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग थी। यहाँ पर वो लोग स्टेट्स को सर्फ्स लोग जो थे वो वहाँ पर खेती वगैरह करते थे।